कहना कि जब हम करुणा की बात करते थे, जब भगवान बुद्ध करुणा अहिंसा की बात करते थे, टॉलरेंस की बात करते थे, जब विवेकानंद जी अपने सहिष्णुता की बात करते थे, गरीबों की सेवा करने की बात करते थे, जब महर्षि अरविंदो वसुधैव कुटुंबकम जैसी हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कृति थी, जो दर्शन था, उसमें विश्वास करने की बात करते थे, तब हम विश्व की कैसी अर्थव्यवस्था थे, इस मुद्दे पे इस बात को समझने की आवश्यकता है। जिन दिनों हमारे वेद पुराण कहते थे कि भाई वसुधैव कुटुंबकम में हमें वो करना चाहिए, जिन दिनों हमें ये कहा गया कि हमारी पृथ्वी जो है वो हमारी माता है, पृथ्वी माता पुत्रोहम पृथ्व्या, ऐसा जब कहा गया, तब हमारा देश जो था उसकी परिभाषा क्या होती थी वो आप सुनिए। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, ऐसा कहा गया है ना हमारे। देवता भी चाहते थे कि भारत भूमि भाग में हमारा अवतरण हो। क्यों चाहते थे? क्योंकि हम सोने की चिड़िया थे, क्योंकि हम संपन्न थे, क्योंकि हमारा वैभव ऐसा था कि देवता भी वैकुंठ छोड़ करके, स्वर्ग छोड़ करके आपके भारत में आकर के बसना चाहते थे, आपके भारत की मुलाकात लेना चाहते थे। तो मित्रों, पहला संशय तो ये दूर कर लीजिए कि हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो पुराण है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो पुरानी सभ्यता है, उसमें मानना हमारे बाद में ऐसा विरोधाभास पैदा कर दिया गया, ऐसी भ्रांतियां पैदा कर दी गई कि नहीं ये सब तो दुखियानुसी बातें हैं। विकास की बात करनी है तो अंग्रेजी बोलो, विकास की बात करनी है तो टाई और सूट पैंट पहनो। हमने वो सब करके देखने के बाद में ये बात कह रहा हूँ। ईश्वर कृपा से आप लोगों के ही संतानों में भी इसी मिट्टी का महू का रहने वाला हूँ। आप सबके आशीर्वाद से माननीय मोदी जी के साथ मैंने 40-50 देशों की यात्रा की है। कोई ऐसा दुनिया का कोई ऐसा राजनेता नहीं मिला है जिसके साथ माननीय मोदी जी के पीछे हमको भी मिलने का मौका न मिला हो। ये सब पूरी दुनिया देखने के बाद मित्रों, और माननीय मोदी जी की कार्यशैली, माननीय मोदी जी की विचारधारा को देखने, समझने, परखने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति में मानते हुए ही आर्थिक विकास संभव है, आर्थिक विकास और आर्थिक संपन्नता संभव है। जिन देशों ने अपनी पुरानी सभ्यता को नजरअंदाज किया है, वहां की स्थिति आप जाकर के देखिए क्या दशा है। आप ऊपर से देख के लगता होगा कि हम बड़ा अच्छा टूरिज्म में कमाई कर लेते हैं, इसमें कमाई कर लेते हैं, गगनचुंबी वैभव है, वो खाली दिखावे का है। हम आप उनसे ज्यादा संपन्न है, और हम अब जितना संपन्न है उससे भी ज्यादा संपन्नता की ओर अग्रसर है। आज हम पांचवें आर्थिक सत्ता बने हैं, कल हम तीसरी बनेंगे, और हमारे आपके देखते देखते भारत जो है विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनने वाला है, बनेगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिन दिनों हमारे वेद पुराणों ने ये कहा है, बच्चों को सिखाना शुरू किया, बच्चों को बताया गया कि बेटा सुबह उठो तो माँ पृथ्वी को नमस्कार करो, कहा गया। ये संस्कार उनको दिए गए। सुबह उठो तो अपने गुरुजनों को प्रणाम करो, सुबह उठो तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करो। उन्हीं दिनों में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जो जीडीपी थी, वो पूरे विश्व की जीडीपी की 1/4 हुआ करती थी। इस बात का उल्लेख है, इस बात का प्रमाण है। बाद में अब ये बात और इसी के चलते सोने की चिड़िया कही जाती है। हो सकता है पुरानी बातें, पुराने दस्तावेज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ इतिहास है वो लगभग 500-800 साल पहले एक ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री ने लिखा है। उसने ये लिखा है कि भारत 17% जीडीपी था विश्व की 17% जीडीपी का तो रिकॉर्डेड लिखा हुआ उल्लेख और उसका साक्ष्य हमको मिलता है। उसके बाद जो भारत के साथ हुआ आपको भी मालूम है। मुगल आए, उन्होंने शोषण किया, अंग्रेज आए, उन्होंने शोषण किया,
हमारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड गया, इंग्लैंड समृद्ध हुआ, हम गरीब होते गए। और इसके कारण आपको सबको संज्ञान में होगा कि जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तो हमारा हिस्सा पूरे विश्व की जीडीपी में, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 25% से घट करके 17 हो चुका था। 17 से घट करके जब हम स्वतंत्र हुए तो मात्र 3% रह गया था। जब माननीय नेहरू जी ने प्रधानमंत्री काल में ये बागडोर संभाली थी, उन दिनों मात्र 3% हमारा हिस्सा या हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के रह गए। कहाँ 25% उन दिनों में था जब हम अपनी वैदिक संस्कृति, जब हम अपनी सनातन संस्कृति में विश्वास करते थे। और जब अंग्रेजी बोलने वाले आए, भारत के पहले प्रधानमंत्री बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते थे, आपको सबको मालूम है, बहुत विदेशों तक पढ़ाई किए थे। लेकिन जब अंग्रेजी बोलने वाले जब सत्ता में आए तो 3% उनको मिला, और वही 3% वो 60 साल के बाद भी ट्रांसफर करके गए हैं बाकी के प्रधानमंत्रियों को। जिस 60 साल जो कांग्रेस ने शासन किया, वही 3%, 2.5% के आसपास हमारा हिस्सा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में रहा है। माननीय मोदी जी, जब मैं तो भाग्यशाली हूं कि वैसे इस किताब में 20 बड़े विद्वान, 21 विद्वान लोगों ने उनके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। इस किताब को मैंने पढ़ा भी है बहुत। मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि इसका शायद हिंदी रूपांतरण करके भी हमारे समक्ष रखा गया है, उसकी कॉपी लेकर के आप पढ़िएगा। बहुत अच्छी बातें अपने आप को जीवन के लिए सीखने को मिलेंगी। माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहले की सोच, मतलब बीच की जो सोच थी हमारी, जिसमें हमारा सब कुछ गड़बड़ हुआ, जिसमें हम एक समृद्ध राष्ट्र से हम एक गरीब राष्ट्र, बीमारों या कम गरीब देश के रूप में जब पहचाने जाने लगे, उसके बाद जो मोदी जी आए हैं तो उसका उनकी स्टाइल में फर्क क्या है, ये महत्वपूर्ण बात। उन्होंने एक बार नहीं, कई बार मैं उनके मुंह से ये बात सुना हूं। और हमारे आपके, देखिए, राजनीतिक बातों में आप विश्वास करें ना करें, उनकी प्रशासनिक बातों में हम विश्वास करें ना करें, लेकिन एक बात जो जीवन से संबंधित है और जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया है, वो मैं बात आपके ही बालक के रूप में आपको बताना चाहूंगा। उनकी एक बहुत गहरी सोच इस बात की थी। वो कहते हैं कि अगर आपको बहुत आगे जाना है तो एक धनुष बाण का उन्होंने कई बार उदाहरण दिया, मैंने कई बार सुना हुआ है उस उदाहरण को। वो कहते थे कि अगर जब आप धनुष पे बाण लगाते हो और आप चाहते हैं कि हमारा बाण बहुत दूर तक जाए और निशाने तक पहुंचे, तो आपको उसकी जो प्रत्यंचा है वो बहुत पीछे तक खींचनी पड़ती है। ये बात मैंने उनके मुंह से कई बार सुनी। प्रत्यंचा मतलब जितना ही आप उसके डोरी को खींचते हो उतना ही बाण आपका आगे जाता है। ये बात उन्होंने कई बार अपनी शैली में ये बात हम लोगों को, देश को समझाने की कोशिश की। उस प्रत्यंचा का मतलब ये होता है, विश्व की सत्ता बनना चाहते हो, अगर आप विश्व की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हो, तो आप अपनी संस्कृति में विश्वास करना सीखो। आप पहले पीछे जाना सीखो। जब आप पीछे जाना सीखोगे, जब आप अपने पीछे में विश्वास करना सीखोगे, जब आप अपने पीछे पे पकड़ बनाओगे, जब आप अपने गुरुजनों का सम्मान करोगे, जब अपने माता पिता का सम्मान करोगे, जब अपनी वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति का सम्मान करोगे, उसी दिन आपके आगे बढ़ने की आधारशिला रख दी जाती है, जिस दिन आप इस तरह की मानसिकता लेकर के पैदा करते हैं। और इस बात को उन्होंने खाली कहा ही नहीं, ये बात आप भी मानोगे, और यही बात इस किताब में लिखी हुई है। ये इस बात का प्रमाण उन्होंने हमारे आपके सामने प्रस्तुत करके दिखा दिया। उनसे ज्यादा कोई सनातन में मानने वाला व्यक्ति मैंने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा। उनसे ज्यादा कठोर साधना करने वाला व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन वो भरसक पानी भी नहीं पीने का उनका प्रयास होता है कि पानी भी न पीना। एक बार हमने पूछा कि कैसे आप इतना एनर्जी, कैसे आप इतनी ऊर्जा आप संचित कर लेते हो कि 9 दिन बिना
कई मुझे बताया कि मैं तो खाली पानी पहले पानी पीता था, अब तो आप लोग वो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, आप लोग इतना परेशान करते हो दिन भर कि अब थोड़ा बहुत नींबू पानी पी लेना पड़ता है, नहीं तो दिन भर चलना आप लोग टाइम टेबल बना देते हो, मशीन की तरह चलाते हो दिन भर, तो थक जाता हूँ इसलिए पानी पी लेते। पहले मैं पानी भी नहीं पीता। ऐसी साधना करने वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। तो वो ऐसे इन बातों में मानने वाले व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने दिखा दिया अपने 8 साल के प्रधानमंत्री के काल में, 14 साल के अपने मुख्यमंत्री के काल में, कि विकास तभी संभव है जब आप अपनी जड़ों से शुरुआत करते हो, जब अपना फाउंडेशन आप मजबूत करते हो, जब अपनी आप नींव मजबूत रखते हो, तब जो इमारत बनती है वो बहुत मजबूत बनती है, तब जो इमारत आप बना सकते हैं बहुत ऊंची बना सकते हैं। और इसी बात को अगर मैं उनके प्रशासनिक या व्यवहारिक स्तर पे बात करूं तो बड़ी समझने वाली चीजें। जब वो मुख्यमंत्री बने तो संजोग मेरा सौभाग्य था, आप लोगों के आशीर्वाद से पहले ही दिन मेरी भी नियुक्ति उनके सचिव के रूप में हुई, और पहले ही सप्ताह का मुझे याद है, मैं उनकी गाड़ी में पीछे बैठता था, वो आगे किसी पे ड्राइवर के बगल में बैठते थे। बोले, शर्मा जी क्या ऐसी 5 मुख्य चीजें हैं जिनको पकड़ लिया जाए तो गुजरात का विकास एकदम से तेजी से संभव है। तो मैंने अपने बुद्धि विवेक से कुछ चीजें बताने की कोशिश की। विद्यार्थियों के लिए किया जाए, किसानों के लिए किया जाए, वगैरह वगैरह। कहे हाँ वो तो सब ठीक है, वो बातें तो है ही है, लेकिन मूल बातें क्या है? अब मेरा दिमाग उतना नहीं चला। फिर उन्होंने कहा कि शर्मा जी मुझे लगता है कि जो अपने पहले पूर्वजों ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बचा शरीरा। शरीर में हर चीज उन्हीं 5 तत्वों, तो शरीर तो खाली वो चौपाई में कह दिया गया है, लेकिन इन्हीं 5 तत्वों से हर चीज बनी है। उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की। इस दृष्टि से हम क्या कर सकते और उसमें से कितनी चीजें यहाँ हमारे प्रशासन में व्यवहारिक। हम लोग थोड़ा और मंथन किए, उन्होंने और मार्गदर्शन दिया। और आप कभी जा करके गुजरात के विकास की जो गाथा है उसका अध्ययन करिएगा। उसी में से उन्होंने एक पंचामृत की कल्पना की, और पंचामृत में जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जन शक्ति, ज्ञान शक्ति और एक और ऐसे ही कुछ 5 शक्तियों का उन्होंने का विचार रखा। और उन्हीं 5 शक्तियों पे आज जो बात कर रहे थे ऊर्जा की, उन्हीं में से एक ऊर्जा शक्ति थी। उन्हीं में से जल के मामले में भी आप मानोगे नहीं कि गुजरात जो है, माननीय जगदम्बिका पाल साहब को शायद इस बात का ध्यान होगा कि एक अभी 15 साल पहले ही, 20 साल पहले ही गुजरात हर दूसरे तीसरे साल सूखे से प्रभावित होता हुआ एक राज्य था। पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी वहां की, पानी न मिलना। उस पूरी समस्या में से उन्होंने पूरे गुजरात को हमेशा के लिए निकाल दिया। ऊर्जा जो हमारे आप जैसे ही स्थिति थी गुजरात की भी ऊर्जा में, आज ऊर्जा के क्षेत्र में, आज बिजली के क्षेत्र में गुजरात जो है राष्ट्रीय औसत का भी 2 गुना बिजली देने वाला, प्रति व्यक्ति जो बिजली का कंजम्पशन है वो भारत का, पूरे देश का 1200 के आसपास है, और यहाँ गुजरात में 2400 के आसपास। तो इस तरह से उन्होंने मूल बातों पे कि भाई जन शक्ति है, जन शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, इन पे हम काम करेंगे। और यही कारण था, क्योंकि वो भी चाहते तो हमसे पूछे होते, शायद हम भी बता देते, या किसी और कोई और सलाहकार उनका आता कि साहब ये इन जातियों को आप साथ लीजिए तो आपका अगला इलेक्शन निकल जाएगा, उन जातियों को आप साथ लीजिए तो आपका अगला। अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, और 2002 में उनको चुनाव लड़ना था। आपको याद होगा कि शायद आप सबको याद होगा कि 2002 में वहाँ चुनाव हुए थे। 2002 में हुए, 2007 में हुए, 2012 में हुए, 2019 में हुए और आगे। तो इस तरह से उन्होंने मूल बातों पे काम करना शुरू किया, और यही कारण था कि गुजरात को उन्होंने एक से एक करके, चाहे जल हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे वहाँ की पढ़ाई लिखाई की बात हो,
एक एक करके उन्होंने गुजरात को उन समस्याओं से बाहर निकाल दिया। दूसरे स्तर पे मैं बात करूं तो मैं जैसा कहा कि वो चाहते तो जातिवाद में उनको खुश कर को, इनको थोड़ा मफत दे दो, उनको थोड़ा ये चारा फेंक दो, उनको वो चारा फेंक दो। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बात हो गई मोटी मोटी कि हम ऊर्जा पे ध्यान देंगे, जन विकास पे ध्यान देंगे, जल विकास पे ध्यान देंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ व्यवहारिक बातें भी करनी होगी। तो उन्होंने महिलाओं पे, युवा पे, जमीन के संरक्षण पे, क्योंकि मैंने बताया कि सूखा अक्सर पड़ता रहता था, जमीन के संरक्षण पे, जल के संरक्षण पे, जमीन और जल का कैसे मिश्रण हो, कैसे संरक्षण हो। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए उन्होंने जितना काम किया है, ये जो कहते हैं हमारे वेदों ने जो कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहा गया है ना, इस बात को सच में मानने वाला अगर कोई राजनेता मैंने मित्रों देखा है तो वो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी। और उस पर उन्होंने खाली माना नहीं, उन्होंने काम किया। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शायद नारा सुना भी होगा, उन्होंने इस बात को चरितार्थ करके गुजरात में दिखाया है। हम लोगों को पूरे राज्य के अधिकारियों को, सारे पूरे राज्य के सभी मंत्रियों की ये ड्यूटी लगाई जाती थी, वहां कन्या केळवणी करके मई जून के महीने में एक अभियान चलाया जाता था। कन्या केळवणी मतलब कन्या शिक्षण का मई जून के महीने में वहां एक अभियान चलता था कि 100% कन्याओं सहित बालकों की भी, कन्या केळवणी उसका नाम पड़ गया, लेकिन उसको बाहर देने के लिए कन्या केळवणी, कन्या शिक्षण का नाम दिया गया। लेकिन सभी बालकों का स्कूलों में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां भी यही समस्या थी। बच्चे, पेरेंट्स जो है उनके माँ बाप ध्यान नहीं देते थे, स्कूल नहीं भेजते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, कुछ जाते थे, कुछ बीच पे छोड़ के चले आते थे। गरीबी थी, मजदूरी करने के लिए कोई यहाँ से वहां चला जाता था, बच्चों को लेके चला जाता था। तो इन सारी समस्याओं से गुजरात भी उतना ही जूझ रहा था जितना अन्य कोई राज्य जूझता है। उसमें से उन्होंने कन्या शिक्षण पे बल दे करके महिलाओं की रजिस्ट्री में माफी, आज जो है पूरे देश में आप इंदिरा आवास जो है वो महिला के नाम पे देने की एक प्रथा चल पड़ी है। लेकिन इसकी शुरुआत आप मानोगे नहीं, वहां उन्होंने कहा था कि अगर महिला मकान खरीदती है महिला के नाम से, अगर, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण तब होगा जब उसके नाम पे मकान आएगा, जब उसके नाम पे जमीन का प्लाट खरीदा जाएगा, तब पति जो है उसको घर से निकालने में या उसको प्रताड़ित करने में डरेगा, क्योंकि ये तो हम ही को बेघर हो जाना पड़ेगा। तो ये जो व्यवहारिक बातें हैं उनको पहचानने वाला, खाली महिला सशक्तिकरण शब्द का उपयोग न करते हुए उन्होंने वास्तव में उस बात को जिया है, वास्तव में उस बात को अमल किया है। और अंतिम उनका, मैं अंतिम मतलब कि अभी रिसेंट जो आपको याद होगा, उसमें भी महिला सशक्तिकरण का जो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, 3 तलाक। महिला सशक्तिकरण का इससे ये जो लेटेस्ट उदाहरण अगर देखा जाए तो 3 तलाक का को जो नाबूद करने की, उसकी प्रथा को, उसकी कानूनी जो व्यवस्था करने की का जो काम किया, उनकी इसी सोच का परिणाम है, जिस सोच को हमारे वेद और पुराण कहते थे, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इसलिए मित्रों, इसलिए भारत जो है आज 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। इसी सोच का परिणाम है कि भारत आज वो अर्थव्यवस्था के रूप, आर्थिक रूप से सबल होता जा रहा है। इसी सोच का परिणाम है कि पूरी दुनिया में हमारी पहचान बढ़ती जा रही है। दूसरा धरातल अगर प्रैक्टिकल कहें तो युवा सशक्तिकरण का उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। गुजरात के स्तर पे भी हमने देखा है, गुजरात के स्तर पे हम लोग स्वयं उन कार्यक्रमों में काम करते थे, और राष्ट्रीय स्तर पे जो इस किताब में भी कई लेखकों ने इन बातों का उल्लेख किया है, वो है कि हमेशा के लिए अपने देश के युवाओं को एक कुंठा से निकालने का काम, उनका ये कहना है कि भाई आप अपनी संस्कृति में विश्वास करो, लेकिन साथ ही आपको स्किल आनी चाहिए। ये डिजिटल इंडिया का जो अभियान है या स्किल इंडिया का जो अभियान है,
या मेक इन इंडिया का जो अभियान है, INS विक्रांत पूरी तरह मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो चाहते हैं कि हमारा युवा जहां एक तरफ अपने संस्कृति से जुड़ा है, वहीं उसका जो ज्ञान है, उसका जो विज्ञान है, उसका जो हुनर है, वो विश्व में, वो कहते, कई बार कहते थे कि हमारा जो लड़का है, हमारा जो लड़की है, हमारी बच्ची है, वो आंख से आंख मिला करके अंग्रेजों से बात कर सके। कई बार आपको जानकर के आश्चर्य होगा इस बात का कि सॉफ्ट स्किल, मैं कहने के लिए मैं ब्यूरोक्रेट था, लेकिन सॉफ्ट स्किल जिसको कहते हैं, वो शब्द मैं ईश्वर की, भगवान बुद्ध की सौगंध चाकर के कहता हूं कि सॉफ्ट स्किल शब्द जो है मैंने माननीय मोदी जी के मुंह से पहली बार सुना। क्या होती है सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल ये होती है कि अगर हमारा आपका बेटा पॉलिटेक्निक कर लिया, ITI कर लिया, लेकिन उसको बोलने नहीं आता है, कहीं अगर वो बड़ी कंपनी में जाता है, 2 शब्द अंग्रेजी में पूछे जाते हैं, फेल हो जाता है, नहीं बोल पाता है, हिंदी में भी बोलने की अपेक्षा की जाती है, नहीं बोल पाता है, तो इसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल। जो थोड़ा अंग्रेजी बोल ले, अपने को प्रेजेंट कर सके, अपनी बात कह सके, 4 आदमी बैठे हैं तो उनसे आंख से आंख मिला करके अपनी बात को अपनी शैली में आत्मविश्वास के साथ कह सके, इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल। कहते थे उन्होंने 15 साल पहले मुझे, सब में आप टेक्नीशियन बनाओ, लेकिन साथ में उसको सॉफ्ट स्किल की भी उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस तरह की सोच युवाओं को आने वाले समय के लिए तैयार करने की जो सोच है मित्रों, आज अपने देश में वर्षों तक अगर ये रही होती तो आज हमारे नर्सों की मांग पूरी दुनिया में है, हमारे टीचर्स की मांग पूरी दुनिया में, बाकी आप देख ही रहे हैं मेक इन इंडिया का जो अभियान है, आप विश्वास नहीं करोगे, INS विक्रांत उसका लेटेस्ट उदाहरण है। हजारों करोड़, माननीय जगदम्बिका पाल साहब भारत सरकार की संसदीय कमेटियों में बैठते हैं, उनको मालूम होगा, हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए का जो रक्षा के सामान थे वो विदेशों से इंपोर्ट किए जाते थे, विदेशों से आयातित किए जाते थे। और ऐसे सामान, मान लीजिए INS विक्रांत जैसा बड़ा युद्धपोत आयात किया जाता और फिर भी समझ में आ जाए, पहनने का, सैनिकों का पहनने का बूट, पहनने का जूता, लगाने का चश्मा, उनको लगाने का जो हेलमेट होता है, हैट होता है, कंधे पे बंदूक तो समझा जा सकता है, बंदूक लटकाने वाला जो पट्टा होता है वो भी भाई साहब इंपोर्ट होता था, आयातित होता था। माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने कहा कि आप लोग ये बात तो देखिए कि क्या क्या हम इसमें से हम पैदा कर सकते हैं भाई। ऐसा 300-350 आइटम की लिस्ट बनाई गई, जिसको आप आश्चर्य का हंसोगे कि भाई ये क्यों जर्मनी से आता है, ये क्यों इटली से आता है, ये क्यों इंग्लैंड से आता है, ये तो हम बना सकते हैं, हमारी कंपनियां बना सकती हैं। यही लखनऊ की, यही बांसी और बस्ती की कंपनी को किसी फर्म को दे दो, बनाने लगेगी, थोड़ा उसको ट्रेनिंग दे दो, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा मशीन दे दो, बनाने लगेगी। कौन सी इसमें साइंस है? और उसमें से 350 में से आप विश्वास नहीं करोगे, एक साल के अंदर हम लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 250 आइटम को हमने उसमें से निकाल दिया। अब ये आइटम देश में इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, अब ये आइटम देश में ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर थोड़ा कम बनेगा, कम टिकाऊ होगा, कम ये होगा, कम चमकेगा, चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ बनना चाहिए। और उसी परिणाम, उसी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मोदी जी ने, यहाँ आपके उत्तर प्रदेश बहुत भाग्यशाली है कि एक डिफेंस कॉरिडोर हमको उत्तर प्रदेश को यहाँ सैंक्शन किया, यहाँ मंजूर किया। जो बुंदेलखंड, कानपुर और अलीगढ़ के क्षेत्र में जिस डिफेंस कॉरिडोर की रचना हो रही है, वो डिफेंस कॉरिडोर उसी सोच का मित्रों परिणाम है कि नहीं, अब हम देश में रक्षा के सामान स्वयं बनाएंगे। अगर कोई विदेशी कंपनी का भी, अभी मान लीजिए हम एकदम से नहीं बना सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कम है, तो हम उन कंपनियों को ही अपना ऑर्डर देंगे, उन कंपनियों से ही खरीदेंगे और हम आग्रह करेंगे कि भाई अब हम इटली में आकर के तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, अब आकर के तुमको हम अब यही सामान आकर के हमको झांसी और जालौन में बना करके तुम दोगे, तब हम जाकर के तुम्हारा सामान खरीदेंगे। उसी सोच में से
ये डिफेंस कॉरिडोर बनाने की सोच ये परिणाम है कि हमको डिफेंस कॉरिडोर मिला है। उस पर काम आगे बढ़ रहा है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। आने वाले दिनों में ये जैसा INS विक्रांत का जो उदाहरण आपने देखा, इसी उत्तर प्रदेश की धरती से, इसी झांसी, जालौन और हमीरपुर के चित्रकूट की, बांदा की ऐसी जमीनों में जहां फसल पैदा नहीं होती है, जहां कुछ भी किसान पैदा नहीं कर पाते हैं, सूखी धरती होती है, उपजाऊ नहीं है, ऐसी जमीनों में से पूरे दुनिया अपने रक्षा के सामान, अपनी आवश्यकता भर को तो हम पैदा करेंगे ही, साथ ही हम पूरे दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सके। जो सामान आज तक हम मंगाते थे उसे हम बाहर एक्सपोर्ट करने लगेंगे, निर्यात करने लगेंगे। मित्रों, इस तरह की क्षमता, इस तरह की जो रणनीति है के साथ माननीय मोदी जी काम करते हैं। एक और बात पे मैं आपका वो कहूँगा, किसानों के लिए कई बार मुझे तो स्वयं आश्चर्य होता है। मैं उत्तर प्रदेश में इसी क्षेत्र का पला बड़ा व्यक्ति था, पढ़ाई किया। 1988 में जब हमारी नौकरी लगी और 89 में हम लोग पहली बार गुजरात गए तो एकदम सूखा पड़ा हुआ था। मतलब जहाँ जाइए वहाँ पानी की समस्या, चारे पशुओं, आदमी पशुओं के चारे की भी बहुत समस्याएं हुआ करती थी। ऐसे दिन मैंने स्वयं गुजरात में देखे। माननीय मोदी जी ने उन्हीं दिनों फिर भूकंप भी आ गया तो और भी स्थिति गुजरात की खराब हो गई। उसके बाद 2001 में भूकंप आया, 2001 में ही माननीय मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। जल का, जिसे अभी वर्तमान में माननीय पाल साहब हमको बता रहे थे कि पानी, अभी बरसात कम हुई है, कृषि में बहुत समस्या है। माननीय हमारे अध्यक्ष जी भी बता रहे थे। हमारे कई मित्र हमको मिलते रहते हैं, दीपक त्रिपाठी हमको बड़े हमारे यहाँ के हमारे अच्छे मित्र हैं, वो भी अक्सर मिलते रहते हैं। तो वो भी बताते हैं कि पानी नहीं बरसने से थोड़ी समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। लेकिन ऐसी समस्या से निजात कैसे मिलेगी हमको, उसका एक उत्तम उदाहरण माननीय मोदी जी ने गुजरात में प्रस्तुत किया है। वो ये, पहला तो ये कि भाई जितना पानी है उसको आप ऐसे जो बहा देते हो वो बहाना आवश्यक नहीं है। उसके लिए अगर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी हम अगर व्यवस्थाएं कर लें कि कम पानी में उतनी ही फसल कम पानी में हम उपजा सकें, कम पानी में उगा सकें। और उसी सोच में से उनका एक नारा था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये आपने भी शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, ये इस पुस्तक में भी उसका उल्लेख है। उसी सोच में से आया था कि भाई पानी ऐसी चीज है, पानी प्रकृति की बहुत ही बहुमूल्य देन है, उसको आप ऐसे नहीं फेंक सकते। उसी सोच में से बात आई थी। तो जल का जो व्यवस्थापन है मित्रों, दूसरा एक तो मान लीजिए कि इसको फिर भी आपको खरीदना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जो आप अपने खेत में स्वयं कर सकते हैं, ऐसे उदाहरण भी मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि खेत तलावड़ी बनाओ। खेतों में हर व्यक्ति 5 एकड़ का, 2 एकड़ का आपका अगर खेत है तो कहते थे कि भाई आप खुद को खाने के लिए व्यवस्था कर लेते हो, लेकिन खेत को खिलाना क्यों भूल जाते हो? आप गाय को खिलाते हो, भैंस को ये उनकी समझाने की शैली थी, ये उनका समझाने का तरीका था। तो आप खेत को भी खिलाना कब शुरू करोगे? और खेत को खिलाने में कहते थे कि उसी खेत में एक किनारे आप ऐसी एक तलावड़ी बनाओ, ऐसी जगह पे एक तलावड़ी बनाओ कि बरसात में जो पानी बरसता है वो उस तलावड़ी में स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से उसमें थोड़े दिन जमा हो जाए। और जब जमा हो जाएगा तो 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना तो काम आएगा वो पानी। कभी पशुओं के काम आएगा, कभी उसी में से आप पंप लगा करके आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरह की जो पहाड़ी इलाके थे वहां उन्होंने वो पहाड़ी इलाकों में किस तरह से पानी को रोक करके किस तरह से उनको हरा भरा, पूरे साल कैसे हरा भरा रखा जा सकता है, इस तरह की व्यवस्थाएं। तो मित्रों, चाहे कृषि और किसान हो, चाहे देश का आने वाले आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला युवा हो, चाहे हमारी मातृशक्ति, नारी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा हमारी मातृशक्ति हो, इन सब के सभी आयामों पे माननीय मोदी जी का जो काम है
वो बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण है। और उस सब की सोच जो है वो पीछे जाती है। मैंने जैसा कहा कि प्रत्यंचा उन्होंने पीछे खींचा है, इसीलिए इन सारे बेसिक मूलभूत बातों पे एक बार आपको विश्वास नहीं होगा, 2012 का चुनाव था, 12 का चुनाव था। अब मैं पूरा करूंगा, मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत देर से बैठे हैं। 2012 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया कि हम सभी लोगों को मुफ्त घर देंगे, और एकदम चुनाव सर पे था, चुनाव का बिगुल बज चुका था, सब कुछ एकदम। मुझे अच्छे तरह से 2012 का वो सीन याद है। और मोदी जी कहीं से प्रचार करके लौट रहे थे और एयरपोर्ट पे पत्रकारों ने उनको घेर लिया और कहा कि भाई साहब, आप सब शायद इतिहास उन दिनों का अखबार को देखेंगे तो ये मिलेगा भी। उसमें बड़ी व्यापक चर्चा थी। बड़ा कांग्रेस ने तो फार्म, मकान के लिए फार्म तक बांटना शुरू कर दिया था। AK शर्मा को मकान चाहिए, लो ये फार्म, खाली साइन करके हमको दे दो। यहाँ तक बात पहुंच गई थी। माननीय मोदी जी को मुफ्त बिजली और वो मुफ्त का मकान, दो बातें शायद। पत्रकारों ने पूछा, चुनाव मात्र 15 दिन 20 दिन बच गए थे, और मोदी से पूछा गया, क्या आप भी मुफ्त बिजली दोगे, क्या आप भी मुफ्त मकान देने का वादा करते हो? मोदी जी ने कहा कि आप नजदीक आइए। आप सब पत्रकारों को ऐसे बुलाया उन्होंने, और इसका रिकॉर्डेड वीडियो है। सभी पत्रकारों को नजदीक बुलाया और कहा कि आप कल और अच्छे से इस बात को लिखिएगा, अच्छे से इस बात को छापिएगा, इस बात को चलाइएगा कि मैं मुफ्त बिजली नहीं दूंगा और मैं मुफ्त मकान नहीं दूंगा। उसमें लाभार्थी का हिस्सा अवश्य होना चाहिए, तभी वो लाभार्थी उस मकान को अच्छा बनाता है, तभी वो लाभार्थी उस मकान से अटैच होता है। कि मुफ्त देने वाली और मुफ्त वो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। फिर पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस, तो हंसते हुए कहा था कि कांग्रेस इसलिए बोल रही है कि उनको मालूम है कि वो इलेक्शन जीतने वाले नहीं है, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे मालूम है कि मैं इलेक्शन जीतने वाला हूं और मुझे शासन भी चलाना है। ये इस तरह की सोच, इस तरह की जो राजनीतिक सोच है मित्रों, मैंने स्वयं इस बात का मैं साक्षी हूं, और यही बात इस किताब में भी लिखी गई है कि माननीय मोदी जी ने जो करके दिखाया है वो बहुत मुश्किल है, लंबा चलना पड़ता है उसके लिए, उसकी साइकिल जो है लंबी होती है। ये जो सस्ते वादे कर देना, मुफ्त की घोषणाएं कर देना, ये शायद त्वरित दिख जाता है, त्वरित फायदा लगता है कि लोग खुश हो गए। जब पूरे जल जमीन का व्यवस्थापन करना होता है, नारी शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है, नारी सशक्तिकरण करना होता है, युवाओं को रोजगार देने लायक बनाना होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। माननीय मोदी जी इस सोच के साथ काम करते हैं कि मेहनत करो, अच्छा परिणाम, अच्छी रणनीति से काम करो, परिणाम आएगा। और मैंने ये देखा है कि पूरा पीछे जाना, सपनों को अच्छे अपने धरातल से जोड़ करके रखना, यही जो है मैंने जो सीखा है, और यही मैं आपको आपके अपनी संतान के रूप में अपने भाइयों, अपने छोटे भाइयों, अपने बड़े भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि यही जो है, यही गुड गवर्नेंस है, यही गुड पॉलिटिक्स है, और यही गुड लाइफ है, यही गुड फ्यूचर है। अगर हम जिस दिन हम अपने संस्कारों से कटते हैं, उसी दिन हमारा विकास जो है वो बंद हो जाता है, और इसमें कहीं कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि मोदी जी जैसे राजनेता का हमेशा के लिए समर्थन किया जाए। हमेशा उनको, भारत बहुत खुशनसीब है कि हमारे आपके बीच एक ऐसा राजनेता हमको प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, जो अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति को भी सोचता है, जो अयोध्या की भी बात करता है, जो विश्वनाथ मंदिर की भी बात करता है, जो मथुरा वृंदावन की भी बात करता है, और साथ में जाकर के अमेरिका में सीना तान करके, हाथ से हाथ मिला करके हमारे युवाओं को खड़ा भी कर देता है, अमेरिकन हो या अंग्रेज हो या जर्मन हो, उससे बात करने के लिए। ये मोदी जी जैसा ही राजनेता है, जो एक तरफ किसान की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैनिक की बात करता है, सेना की बात करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करता है।
ऐसे नेतृत्व में हम हमेशा अपना विश्वास रखें और उस नेतृत्व में भारत बहुत जल्दी फिर से उस सोने की चिड़िया का जो स्तर था, सोने की चिड़िया का जो स्थान था, उसे हम और आप अपने ही लाइफ में, अपने ही जीवन में उसको हम हासिल करके रहेंगे। आप सबने हमको इतना सम्मान दिया, इतना स्वागत किया, इतनी देर तक आप बैठे रहे हमारी बात सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हर हर महादेव, बुद्धं शरणं